गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम है मेरे भाई। एक बात याद रखना, जब एक भाई कुर्सी के लिए लड़ता है तो महाभारत की रचना होती है, और जब एक भाई दूसरे भाई के लिए कुर्सी छोड़ता है तो रामायण की रचना हो जाया करती है। दोनों ही झगड़े कुर्सी के थे, एक को कुर्सी चाहिए थी और एक भाई को कुर्सी नहीं। कुर्सी को छोड़ोगे तो रामायण होगी घर में, और कुर्सी को पकड़ोगे तो महाभारत होगी घर में। मैं तो आज से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब रामायण पढ़ो घरों में, महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। महाभारत तो बिना पढ़े ही हमारे घर में हो जाया करती है। घर घर में महाभारत है। रामायण की बहुत जरूरत है इस धरती पर। ध्यान रहे, रामायण क्या है? एक दूसरे के प्रति त्याग की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति बलिदान की भावनाएं रामायण से मिला करती है। ध्यान रखना, घर घर की महाभारत मिटाना है तो हर घर में रामायण पढ़ी जाना चाहिए, राम का चरित्र पढ़ना जाना चाहिए, पद्म पुराण पढ़ा जाना चाहिए, रामायण पढ़ी जाना चाहिए। घर घर से महाभारत मिट जाएगी। एक बात ध्यान रखना, एक बोले कि रामनवमी चल रही है, भगवान राम का जुलूस है, कल भगवान महावीर का, फिर हनुमान जी आ जाएंगे। अपने यहां तो रोज ही त्योहार हुआ करते हैं। बोले कि रावण बहुत हो गए हैं इस धरती पर, राम कहां से लाएं? मैंने कहा राम को लाने की जरूरत नहीं है, और वो आएंगे भी नहीं, वो कितना भी बुला वो आने वाले नहीं है। तो बोले देश का कायाकल्प कैसे होगा? मैंने कहा हर व्यक्ति, हर इंसान, इस धरती का, इस प्रकृति का हर इंसान राम को बुलाने की कोशिश ना करे, अपने भीतर के रावण को मार दे, राम अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उन्हें बुलाने की कोई जरूरत अपने भीतर के रावण को मारो, राम को आने में ज्यादा देर नहीं। भीतर तो रावण बैठा है, बाहर रामायण पढ़ रहा है आदमी। विचार करिए, सोचना है आपको, ये कैसी पूजा, ये कैसी भक्ति है। भीतर तो मारीच का जीवन है और जुबान पर महावीर का जयकारा हुआ करता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा जीवन हमें बदलना पड़ेगा। महाभारत हुई, किससे आपको मालूम है? कहानी आपको मालूम है, पूरा याद है। कौरवों ने पांडवों को एक खंड प्रस्थ दे दिया। बोले संधि की जाए, युद्ध नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने दे दिया कि जो जहां पर कभी वर्षा नहीं होती है, जहां पर कभी फसल नहीं आती है, ऐसे खंड प्रस्थ दे दिया पांडवों को, जाओ वहां रहो। दिया नहीं दिया बराबर। एक बात ध्यान रखना, खंड प्रस्थ कैसा भी हो, यदि हमारी लगन, आस्था और मेहनत है ना, और हमारे प्रति यदि हमारी सकारात्मक सोच है, तो पांडव जैसे लोग खंड प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बनाने में कसर नहीं छोड़ा करते हैं। इंद्रप्रस्थ बना दिया उन्होंने। पूरी दुनिया में चर्चा हो गई, अद्भुत महल बना है इंद्रप्रस्थ का, पांडवों ने बनाया है। खबर दुर्योधन तक भी पहुंच गई। सारे लोग देखने जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ को। देखो कौन, ना कोई आर्किटेक्ट था उस समय, ना कोई इंजीनियर था उस समय, ना कोई डिग्रियां थी उस समय। ऐसा सुंदर महल बनाया, कैसा बड़ा दृष्टि भ्रम वाला वह महल था। जहां पानी होता था वहां सूखा दिखता था, और जहां सूखा होता था वहां, अरे दुर्योधन के पास खबर पहुंची। दुर्योधन ने कहा चलो यार अपन भी चल के देखते हैं, दुश्मन है तो क्या हुआ, देखे तो क्या बनाया है। हस्तिनापुर भी फीका पड़ रहा था इंद्रप्रस्थ के सामने। दुर्योधन ने कहा चलो मैं भी चलकर देखता हूं। जैसे ही दुर्योधन गया, क्या देखता है? बड़ा अद्भुत महल है, आंखें फटी की फटी रह गई। खंड प्रस्थ दिया था और इंद्रप्रस्थ बना दिया अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने। दुर्योधन ने जैसे ही प्रवेश किया, जहां सूखा दिख रहा था वहां पानी था, और जहां पानी था वहां, अब दुर्योधन सोचा यार यहाँ पानी वानी तो है नहीं, पहले गया तो पानी दिखा, तो उसने बड़ी धोती को संभाल करके चला कि मेरी धोती गीली नहीं हो जाए। देखा वो तो सूखा है, और आगे बढ़े, बोले अब सूखा है अब धोती क्या संभालना।
जैसे ही आगे बढ़ा पैर स्लिप हुआ, धड़ाम से गिरा, चपाक से गिरा, झरोखे से आवाज आई, अट्ठास किया द्रौपदी ने। एक बात ध्यान रखना, महाभारत की रचना लोग कहते हैं कुर्सी के लिए हुई, लेकिन मैं कहता हूं महाभारत की रचना जुबान के लिए हुई, वाणी के लिए हुई। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, बड़ी जोर से उपहास किया और बोली, ओ देवर जी क्या हुआ, कपड़े गीले हो गए। दुर्योधन ने देखा कपड़े गीले, मैं भीग गया हूं। बोले कोई बात नहीं देवर जी, ज्यादा शर्मिंदा मत हो, ये कोई नई बात थोड़ी है। दुर्योधन ने कहा कि भाभी मेरा अपमान कर रही हो। द्रौपदी ने कहा अपमान किस बात का, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, उसे दिखाई कहां से। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, एक शब्द द्रौपदी का, अंधे का पुत्र। हम दिन भर कैसे शब्द निकालते हैं, ध्यान रखना। हर वक्त अशुभ शब्दों का प्रयोग मत करो। कौन सा शब्द किसके सीने में लग जाए और कौन सा शब्द हमारे जीवन को तहस नहस करके चला जाए, सोच समझ करके बोलिए। बोलने से पहले बहुत सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका लोगों पर असर क्या होने वाला है। मीठा बोलो, बहुत बड़ा मंत्र है मीठा बोलना। जितनी मिठास जुबान में होगी उतने लोग तुम्हारे पास होंगे। मन विचार करिए, कभी तुमने वो देखा है, एक बंदर होता है ना, वो काले रंग का चिंपांजी, देखा? टीवी पे देखा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा। आदमी जैसा चलता है, आदमी जैसा खाता है, आदमी जैसे हाथ मिला लेता है, आदमी जैसे गले मिल जाता है, सारे जीन्स उसके आदमी जैसे हैं, बस दो चीज उसके पास नहीं है। उस दो की वजह से वो बंदर बन गया, उन दो की वजह से तुम इंसान बन गए। बाकी सारी प्रतिक्रियाएं एक सी हैं, सारा जीवन एक सा है। वो बंदर किस लिए बना और तुम आदमी किस लिए बने? कि तुम्हारे पास दो चीज हैं, उसके पास दो चीज नहीं है। पहली चीज, वह आदमियों की तरह सोच नहीं सकता, और दूसरा, वह आदमियों की तरह बोल नहीं सकता है। ध्यान रखना, यदि वो बोलना नहीं जानता है, इस वजह से वह बंदर बन गया, और तुम्हें बोलना आता है इसलिए तुम इंसान बन गए। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, और यदि मनुष्य होकर भी ये दो चीज तुम्हारे अंदर नहीं आई तो तुम शकल से तो इंसान हो लेकिन अकल से बंदर ही नजर आओगे। ध्यान रखना, केवल दो चीजें हैं। 98% चिंपांजी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, केवल दो चीजों का अंतर है, सोचने का और बोलने का। सोचना है, जो आदमी ढंग से बोल नहीं सकता है वो अगले जन्म में क्या बनने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, वह बंदर बनने। लोग कहते हैं कि बंदर का विकास है आदमी, मैं कहता हूं कि बंदर का विकास नहीं है। जो आदमी बोल नहीं सकता, ये आदमी का विकास है कि वह बंदर बनकर के जिंदगी गुजार देता है। मान्यवर, दो चीजें हैं बस। एक बात बताऊं, अभी मुझे बताया गया, मैं संचेती जी के परिवार में रुका, लोगों ने बड़ी तारीफ की कि महाराज इनकी दुकान वो दुकान है कि दुकान खुलने से पहले 150 लोग उनकी दुकान पे खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा उनका व्यापार है कि उनके यहां से यदि कोई सामान ना जाए, दूसरी दुकान से जाए, तो नासिक की महिलाएं कह देती हैं कि उनकी दुकान का नहीं, ये कहीं और का माल आया है। ध्यान रखिए, ये गुडविल बनाई है उन्होंने, ये अपना जीवन बनाया है उन्होंने। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे, एक दुकान, दो दुकानें आजू बाजू लगी हैं, एक की दुकान बहुत चलती है, दूसरे की दुकान नहीं चला करती है। आदमी अपनी किस्मत को कोसता है कि मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, मेरे पुण्य का उदय नहीं है। मैं पुलक सागर कहता हूं, व्यापार किस्मत से नहीं चला करता है, व्यापार के लिए भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है। एक वही दुकान है जिसमें इंतजार करते हैं लोग खुलने का, और एक वही दुकान है जिसमें शाम तक भी बहनी बट्टा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, ये किस्मत का खेल नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं, यदि एक दुकान ज्यादा चल रही है और एक कम चल रही है तो ये किस्मत का खेल नहीं, ये जुबान का खेल हुआ करता है, ये व्यवहार का खेल हुआ करता है। ये हमारा व्यवहार कैसा है,
अकेला माल नहीं खरीदते लोग, व्यवहार भी देखा करते हैं। यदि ध्यान रखना, माल हल्का हो और जुबान वजनदार है तो खूब दुकान चलेगी, और माल वजनदार हो और जुबान हल्की है तो सगा भाई भी तुमसे माल लेने को तैयार नहीं। व्यापार जुबान से चलता है, व्यापार व्यवहार से चलता है। ये महिलाएं बैठी हैं ना, देवियां, नवरात्रि अभी अभी गई है, ये देवियां बैठी हैं। एक बात बताओ मुझे, ओंठों को लाल करने से स्मार्ट नहीं होते, ध्यान रखना। ओंठ कितने भी काले हों, जुबान मीठी है ना तो सबके दिलों पे राज करती है। और ओंठ गुलाबी हो और जुबान तीखी हो, कड़वी हो, उसका पति भी उसे पसंद करने को तैयार नहीं हुआ करता है। एक बात बताइए मेरे भाई, ओंठ सुंदर होने से कुछ नहीं होता। एक नारी बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन बोलती ऐसा हो जैसे बारूद उगल रही है, तो घर के लोग भी उसके पास आने को तैयार नहीं होंगे। और एक नारी देखने में सुंदर ना हो, खूबसूरत ना हो, लेकिन बहुत मीठा बोलती है, सारी दुनिया के लोग उसे पलकों पर बिठाने की कोशिश किया करते हैं। ध्यान रख, व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। एक बात बताओ, मैं पुरुषों से पूछता हूं, आपका बहुत सुंदर मकान हो, बहुत सुंदर बंगला हो, विदेशी आइटम लगाए हो, चाइना से टाइल आई हो, सुंदर सुंदर पर्दे लगाए हो, बड़ा कीमती सोफा सेट रखा हो, इतना आधुनिक मकान बनाया हो जो नासिक में किसी के पास भी ना होगा, इतना सुंदर मकान बनाए, और आपके घर कोई आता है और आप उसे पानी को नहीं पूछा करते हो, आप उसे जय जिनेंद्र राम राम नहीं किया करते हो। एक बात बताओ, आपके घर में आया आदमी, आप मीठी जुबान से उसका अभिवादन नहीं कर पाए, और एक आदमी वो है जो झोपड़ी में रहता है, किराए के घर में रहता है, लेकिन उसके घर में जाओ तो ऐसे बोलते हैं जैसे मुख से फूल झरा करते हैं। ध्यान रखिए, महंगा महंगा फर्नीचर और एक के पास बैठने को एक स्टूल भी नहीं है। एक बात बताओ मेरे भाई, ये महंगा मकान और वो झोपड़ी जहां सम्मान से बोला जाता है, प्यार से बोला जाता है, एक बात मुझे बता दीजिए, जब महंगे मकान से निकलोगे तो घर जाने के बाद उसके मकान का कीमती फर्नीचर याद आएगा या उसका व्यवहार याद आएगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उसका क्या याद आएगा? कितना भी महंगा डाइनिंग टेबल लगा दे और ढंग से ना बोले तो ध्यान रखना, उसका सारा महंगा फर्नीचर बेकार हुआ करता है। और एक झोपड़ी में रहने वाली, अरे कोई सवरी जूठे बेर खिला दे तो वो बेर अमर हो जाया करते हैं, वो बेर राम का भोजन। क्या याद रखोगे? गरीब के घर का व्यवहार, अमीर के घर का व्यवहार। ध्यान रखना, आदमी इन चीजों से बड़ा नहीं होता। ध्यान रखना, महल इंसान का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी धन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी धन से नहीं, आदमी मन से। कैसा बोलते हैं हम, वाणी से फूल झरना चाहिए। 80% काम सुधर जाएंगे आपके मीठी जुबान से। अच्छे से बोलो, सम्मान से बोलो, इज्जत से बोलो, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। मालूम है, 1000 लीटर दूध रखा है कहीं पर, उस 1000 लीटर दूध में यदि एक बूंद नींबू की डाल दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 1000 लीटर नींबू का रस एक भी चींटी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, और एक बूंद चाशनी कहीं गिर जाए, हजारों चींटियां उसकी दीवानी हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसके पास आ जाया करती हैं। केवल किसकी वजह से? मिठास की वजह से। जीवन को बहुत मीठा बनाने का प्रयास करिए, दिलों को तोड़ने का प्रयास मत करो, दिलों को जोड़ने का प्रयास करिए। किस बात के झगड़े हैं घर में? केवल बोलचाल के तो झगड़े। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी से नहीं बोल रहा, पत्नी पति से नहीं बोल रही, दोनों को अब क्या करे? ज्यादा दिन नहीं चलता ये महाभारत, 2 दिन बाद तो उसे भी बोलना पड़ता है और उसे भी बोलना पड़ता है। कितने दिन ये झगड़े चलेंगे? एक जगह क्या हुआ,
पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब पति बोले मैं काहे को बोलूं, पत्नी बोले मैं भी कोई छोटी मोटी घर की हूं क्या, मैं काहे को बोलूं। अब पति को दूसरे दिन सवेरे जाना था बंबई, क्या करे, अब नींद से उठता नहीं था पट्टा, नींद जल्दी नहीं खुलती थी उसकी। उसने कहा मैं पत्नी से कैसे बोलूं कि तू सुबह उठा देना। उसने क्या किया, एक स्लिप लिखी, मैं सुबह बंबई जाऊंगा 6 बजे उठा देना। स्लिप ली और पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। पत्नी भी मस्त थी, उसने भी देख लिया कुछ रख रहा है रामलाल, कुछ तो गड़बड़ है। आदमी सो गया रात में, पत्नी ने देखा उस पर लिखा सुबह 6 बजे उठा देना। पता चला दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन 8 बजे सोकर उठ रहा, 6 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे की गाड़ी है। पति ने अब रहा नहीं गया, लिख के दिया तो भी मामला गड़बड़ है। उसने कहा क्या तूने मुझे उठाया क्यों नहीं। बोले उठाया तो था। बोले तूने बताया क्यों नहीं। बोले मैंने लिख के दिया था ना। तो बोले मैंने भी लिख दिया था 6 बज गए उठ जा। विचार करिए, बोल चाल। मान्यवर आपसे निवेदन है, ये 2 अंगुल की जीभ 5 फीट के शरीर को बर्बाद कर सकती है, ध्यान रखिए। 5 फीट का ये शरीर और 2 अंगुल की जीभ। एक बार जीभ में और दांत में झगड़ा हो गया, इतनी लड़ाई, जीभ ने बोला ए दांत भाई बड़ा कठोर है तू। दांत ने कहा क्या हुआ, ज्यादा क्यों बोलती है, बकबक क्यों करती है। जीभ ने कहा एक बात बता, तू हमेशा मेरे पहरा दे करके खड़ा रहता है, 32 के 32 पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं, ऐसे हो तुम लोग। दांत ने कहा तू ज्यादा मत बोल, तू भी हमारे साथ कम अत्याचार नहीं करती। बोले क्या। बोले रबड़ी मलाई तो खुद चट कर जाती है, चना चबेना हमसे चबवाती है, कठोर कठोर हमसे चबवाती है, रसगुल्ले का रस तू खा जाती है, तो कठोर चना हमें चबाने को दे देती है। अरे तो जुबान ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। बोले नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत मामला है। अच्छा तू खाती है और कड़व कठोर कठोर हमें खाने को देती है। दांत ने कहा जीभ ज्यादा गड़बड़ मत करना, हम तुझे काट लेंगे। अच्छा, जीव ने कहा तुम हमें काट लोगे। बोले हाँ काट लेंगे, बोलना भूल जाएगी। जीव ने कहा ज्यादा मत अकड़ रे दांत, 32 से तो क्या हुआ, मैं अकेली हूं तो डरा रहे हो क्या मुझे। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्यान में सुबह शाम, तू लगता